प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नाटक। आज की क्लास में हम आगरा बाज़ार नाटक पढ़ेंगे और कल की क्लास में मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ाया हुआ है, तो वो नाटक आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लेंगे। आगरा बाज़ार नाटक जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा नाटक है, तो इस नाटक को हम लाइन बाय लाइन बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। यानी महत्वपूर्ण कथनों को मैंने नहीं लिया है, पूरे नाटक को ही हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी से निवेदन है आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे नाटक को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आगरा बाज़ार नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। नाटककार हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म जो है 1923 और मृत्यु 2009। इस नाटक में टोटल 2 अंक हैं। इस नाटक में कितने अंक हैं? तो 2 अंक हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जानते हुए जो है हम नाटक की ओर बढ़ेंगे। आगरा बाज़ार नाटक का रचनाकाल 1954 है। स्थान आगरा के किनारी बाज़ार का एक चौराहा। नाटक में 2 अंक हैं। नाटक में हास्य रस का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हबीब तनवीर ने इस नाटक का 2 बार संशोधन, एक बार 1970 में और दूसरी बार 1989 में किया है। आगे देखेंगे, इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया लामिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था। है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी तथ्य, इसलिए मैं इसको जो है बार बार नहीं बता रही हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं ये आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1954 में आज़ाद किताब घर से हुआ था, जिसके 2 संशोधित संस्करण सन 1970 और सन 1989 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आगरा बाज़ार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज़्म के पिता कहे जाने वाले नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा बाज़ार नाटक हबीब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है ना। आगरा बाज़ार जो नाटक है वो हबीब तनवीर के मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक जो है नज़ीर अकबराबादी जो थे उनकी जो नज़्म है उस पर आधारित यह नाटक है। मेरे वंद रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे, जिन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। क्या है व्यंग्यात्मक गज़ल? तो वो है बंजारा नामा। वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाज़ार नाटक लिखा था। आगे देखेंगे, ये हबीब तनवीर के शब्दों में ही कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, इनको देख लेते हैं। हबीब तनवीर के शब्दों में, हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नज़ीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नज़ीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल है। ये किसका कथन है? तो हबीब तनवीर का ही है। आगे भी देखेंगे, हबीब तनवीर का ही कथन है। नज़ीर राह चलते नज़में कहा करते थे और छोटे पैसे वाले लोग तथा भिखारी अक्सर उनसे नज़मों की फरमाइश किया करते थे और वे उनकी बात कभी नहीं टालते थे। एक और कथन है, इनको देख लेते हैं। ये हकीकत है कि कलाम जिंदा जावेद है। ड्रामे के अंदर कलामे नज़ीर उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। नज़ीर उर्द नज़्म के बाबा आदम है ना। तो ये 3 कथन हैं, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रथम अंक के पात्र को देख लेते हैं। पात्रों को बिल्कुल मैंने क्रम में रखा है, जैसे क्रम में पूछा गया था इस बार, है ना। फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में जो 27 अगस्त को पेपर हुआ है तो पूछा गया था। तो आप लोग जो किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास आप लोग पढ़ रहे हैं तो पात्रों को आप लोग क्रम में भी याद रखें। चलिए देखते हैं। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। 2 नाटकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इस नाटक में जो है पात्र जो है अनगिनत हैं, बहुत संख्या बहुत ज़्यादा है इनका, तो कोई भी पात्र इनमें जो है मुख्य भूमिका में नहीं है। अब ये देख लेते हैं। पहला पात्र जो है फ़कीर है, फिर लड्डू वाला है, फिर तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला
कनमौलिया, कौनमौलिया यानी कान साफ करने वाला, ये भी याद रखिएगा। पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, सोहदा, इतना भी आप लोग याद रखिएगा ना। फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्तन वाला, ककड़ी वाला, कनमौलिया। उसके बाद पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, इतना भी 2 लाइन भी याद रखेंगे तो भी आप लोग कर ले जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद है अजनबी, शायर, हमजोली, किताब वाला, तज़किरा नवीस, वृत्तांत लिखने वाला, ग्राहक, टोली, बेनज़ीर, लड़का, करीमन दर्जी, फिर रामू है, चमेली है, दरोगा है, करीमन हिजड़ा है, नवासी जो नज़ीर की नवासी रहती है। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है, इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा है कि यही नवासी विलायती बेगम थी, यही नवासी जो है विलायती बेगम थी, जिससे नज़ीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशबीन इत्यादि अनेक पात्र हैं, तमाशबीन भी है पात्र। आगे भी पात्र हैं जो दूसरे अंक में आते हैं। उसके बाद है पतंग वाला, अंधा भिखारी, हामिद एक बालक है, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया। ठीक ना, ये सभी पात्र जो है आप लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं आगरा बाज़ार नाटक को पढ़ेंगे। यहाँ कथानक मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने अपने तरफ से लिया था, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है छूट जाएगा। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिया था। तो अभी तो हम पूरा नाटक पढ़ेंगे, तो नाटक की तरफ ही चलते हैं, इसको हम जाने देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगरा बाज़ार नाटक, हबीब तनवीर, अंक 1। पहले अंक से हम जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले अंक में 2 फ़कीर शहर और आशोभ नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल जिसका अर्थ है भिक्षा पात्र, और तस्बीह का अर्थ है जपने वाली माला, और दूसरे में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए हैं। पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हैं और ताल पर कड़े बजाते हैं, है ना। तो ये देकर भी पूछा जा सकता है कि आगरा बाज़ार नाटक किस अंक से जो है शुरुआत होती है, या किस अंक से जो है ये लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न भी अभी पूछा गया है ना, 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था, कसकोल और तस्बीह और 2 कोई और जो है दे करके पूछा गया था इसका अर्थ। तो आप लोग इसको अलग से लिख लीजिएगा। कसकोल का अर्थ है भिक्षा पात्र और तस्बीह का जपने वाली माला, क्योंकि अभी आप लोगों को लगेगा कि याद रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, भूल जाता है, तो इसको लिख लेंगे नोट्स में अपने। पहला पात्र यहाँ से देखिए, पहले अंक में फ़कीर है। अब तो कहता है, अब तो कुछ सुखन बाड़ी बोलना कविता का मेरे इख्तियार मतलब अधिकारवश बंदे रहती है, तब यानी तबीयत स्वभाव, सोच में लैलो निहार मतलब रात दिन, बंद दरिया सुखन की फ़िक्र यानी चिंता का है, मौजदार यानी रात दिन, बंद हो किस तरह न मुँह में जुबा बार बार बंद, अब आगरे की खल्फ यानी जनसाधारण खल्फ का हो, रोजगार बंद जितने हैं, आज आगरे में कारखाना जात सब पर पड़ी है, आज आन के रोज़ों की मुश्किलात, किस किस के दुख को रोइए, अर्थ किसकी कहिए बात, रोजी के अब दरख्त का हिलता नहीं है पात। आगे कहता है कि ऐसी हवा कुछ आके हुई, एक बार बंद सर्राफा बनिए जौहरी, और सेठ साहूकार देते हैं सबको नकद, सो खाते हैं, अब उधार बाजार में उड़े हैं, पड़ी खाक बेसुमार बैठे हुए हैं, यूं दुकानों में अपनी दुकानदार जैसे कि चोर बैठे हों, कैदी कतार बंद, बेवारिसी यानी बेवसी लाचारी, बेवारिसी का अर्थ है बेवसी या लाचारी से आगरा ऐसा हुआ तबाह, फूटी हवेलियां हैं तो टूटी शहर पना, होता है बागबां से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े, आह जिसका न बागवा हो न माली हो न खारबंद का यहाँ पे अर्थ दिया गया है कांटेदार झाड़ियाँ और बाढ़, इसको लिख लेंगे आप।
ठीक है। खार बंद का अर्थ है कांटेदार झाड़ियाँ की बाढ़। आशिक कहो आशिर, आशिर फुगनी सिरा। आशिक कहो आशिर कहो, आगरे का है मुल्ला कहो। दबीर का अर्थ है प्रकट, दबीर कहो आगरे का है। मुफलिस कहो फ़कीर कहो, आगरे का है। शायर कहो नज़ीर कहो, आगरे का है। इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद मजाक। उसके बाद जो है नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेज़ी से उठता है। बाज़ार में अजीब बेरौनकी है। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला, यानी उस बाज़ार में जितने भी हैं उसके बारे में वो फ़कीर बता रहा है कि जो भी है ना उनका कुछ बिकता नहीं है, उसके बारे में वो जिक्र करता है। फिर आगे कहता है और दूसरे फेरी वाले आवाज़ लगाते हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज़ आती है जो तलबे और सारंगी पर गज़ल गा रही है। शायद गान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ 1-2 गाहक किताबें देख रहे हैं। जब ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो गाहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। चलिए अब आता है कौन सा पात्र, लड्डू वाला। पहले फ़कीर फिर लड्डू वाला कहता है कि धेले के 6-6 बाबूजी धेले की 6-6, हमसे मंदा कोई न बेचे धेले के 6 बाबूजी धेले के 6-6। एक बच्चे से खाके देखो मियाँ, एक बच्चे से कहता है खाके देखो मियाँ, तिल के लड्डू मिश्री के समान मीठे लो खाओ। अब लड्डू वाले ने क्या बेच रहा है, तिल का लड्डू, और तिल के लड्डू को किसके समान बताया है तो मिश्री के समान मीठा बताया है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है और मैंने भी ये प्रश्न पूछा हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट में। फिर बच्चा मुंह फेर लेता है। फिर तरबूज वाला, लड्डू वाले के बाद तरबूज वाला कहता है कि तरबूज ठंडा, तरबूज कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, शरबन के कटोरे ठंडा तरबूज, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज, राहगीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। अपना जो है अब तरबूज बेचने के लिए जो है चिल्लाता है, तरबूज वाला बताता है कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, शबनम के कटोरे, ये सब बताता है, लेकिन कोई भी जो है जितने भी राहगीर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं। उसके बाद आता है बर्फ़ वाला, तरबूज वाले के बाद बर्फ़ वाला। मलाई की बर्फ़ को मलाई की बर्फ़ को। अब ये जो है अपनी बर्फ़ को किसके समान बताया है तो मलाई के समान, बर्फ़ वाले ने बर्फ़ को मलाई के समान बताया है। अब आता है ककड़ी वाला कहता है ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार, खाकर देखिए साहब रेशम की तरह मुलायम। इसने ककड़ी को किसकी तरह मुलायम बताया है तो रेशम की तरह मुलायम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग लिख लेंगे अलग से। और गन्ने सी मीठी, रेशम की तरह मुलायम और गन्ने सी मीठी किसको बताया, ककड़ी वाले ने अपनी ककड़ी को बताया। आगे कहता है खास इस कंदरे की ताज़ा ककड़ियाँ हैं, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, वहाँ भी कोई नहीं खरीदता, चले जाते हैं। कनमौलिया जो कान साफ करने वाला कहता है दांत कुरेदो कान की मैल निकालो, एक ही बार में, एक शदाम में 2 काम, एक पंथ 2 काज, दांत का दांत कुरेदो कान का मैल निकालो, एक छदाम में। अब ये देकर पूछा जा सकता है कि किस पात्र के लिए कहा गया है ना, तो कनमौलिया याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पान वाला, कहता है आओ बाबूजी बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ मुंह रचाओ, इलायचियाँ कतर डाली हैं, इलायचियाँ बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं बड़े बड़े। उसके बाद आता है ककड़ी वाला लड्डू वाले से कहता है फिर तू मेरी जगह पर बैठ गया, क्योंकि लड्डू वाला जो है ककड़ी वाले की जगह पर बैठा रहता है। कहता है फिर तू मेरी जगह पर बैठ गया। लड्डू वाला कहता है अभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं, आवाज़ लगाते हुए कहता है मंदा माल है, 2 घंटे में ख़त्म हुआ जाता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है 2 घड़ी बाद मिले ना मिले। सवेरे से
जो है लड्डू बेच चुका है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका है, 200 400, भाई पूछा जा सकता है ना, इसीलिए तो हम लाइन बाय लाइन इस नाटक को पढ़ रहे हैं कि कुछ भी छूटने ना पाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर ककड़ी वाला, मेरी जगह पर बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ। कहता है मेरी जगह पर बैठा है और झूठ बोल रहा है, यानी वो बिका नहीं रहता है, वो झूठ बोलता है कि 200 लड्डू बेच चुका हूँ। अब ककड़ी वाला जो उससे कहता है कि मेरी जगह पे बैठा है और झूठ बोलता है मेरे से ही कि तू 200 लड्डू बेच चुका है। फिर लड्डू वाला कहता है कि फिर क्या कहूँ, 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा है, यह व्यापार की बात है मेरी जान, यहाँ बातों से पैसे मिलते हैं। धेले के 6 मियाँ जी, हमसे मंदा कोई न बेचे बाबूजी, धेले के 6। फिर ककड़ी वाला कहता है चल उठ मेरी जगह से। लड्डू वाला कहता है अबे जा। फिर ककड़ी वाला कहता है कि अबे अकड़ता काहे को है। लड्डू वाला कहता है अब तू जस्ती यानी ज़्यादा जबान से चला नहीं, नाक की फुगन यानी फुगनी सिरा में दम कर दिया, तुमने जो है अब नाक में दम कर दिया। अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। अब जो है ककड़ी वाला कहता है अबे खचिया क्यों खून औटाता है, अबे आज जा। देखिए ये हास्य व्यंग जो है इसमें ज़्यादा है इस नाटक में, है ना, वो हमें पढ़ के ही पता चल रहा है। अब लड्डू वाला कहता है अबे कालिए तू किधर से नमूनदार प्रकट हो गया, हट जा यहाँ से, देखता नहीं काली जी को देख के गाहक बिदक जाते हैं। फिर ककड़ी वाला कहता है कि मरखेज मजाक करता है, खुदा की कसम यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा। आवाज़ लगाते हुए कहता है दमड़ी के 4 बेशर्म की तरह रेशम की तरह मुलायम, है ना, ककड़ी को रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी, इस करंदे की दमड़ी की 4 ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ ताज़ा ककड़ियाँ। अब जो है कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला आवाज़ लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है। कौन आता है दाईं तरफ से? तो मदारी वाला बंदर लिए हुए दाईं तरफ से आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाले, बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। अब मदारी, यहाँ पे कौन सा पात्र है? मदारी। बंदर नचाते हुए कहता है हाँ ज़रा नाच दिखा दो, नाच आगरे शहर में नाच दिखा दो, बच्चा लोग एक हाथ की ताली बजाओ, अच्छा ज़रा बताओ तो होली में मृदंग कैसे बजाओगे? बंदर मृदंग बजाता है। और पतंग कैसे उड़ाओगे? तो बंदर जो है नकल करता है पतंग उड़ाने की। और फिर कहता है और बरसात आ गई तो बंदर फिसल पड़ता है, एक्टिंग करके बताता है फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह वाह। और अगर ठंडी लगी तो बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है, वो एक्टिंग करके दिखाता है। फिर कहता है और बूढ़ा हो गया तो बंदर लाठी टेक कर चलता है ना। फिर आगे कहता है और मर गया तो बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये मदारी वाले से जो है कहवाया गया है ना। ज़रा एक कदम पीछे हट जाओ, अच्छा अब बताओ नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर मदारी को एक लाठी मारता है, अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा अहमदा शाह अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर लाठी मारता है। फिर कहता है मदारी हाय हाय तुम तो सारे हिंदुस्तान को कैद कर डालोगे, बड़े मियाँ बस करो। और सूरजमल जाट आगरे शहर पर कैसे झपटा था? तो वही नकल जो है करता है। फिर कहता है ओहो, मदारी वाला कहता है कि ओहो मर गया, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा बताओ फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आए? बंदर भीख मांगने की नकल करता है। फिरंगी जो है कैसे आए? बंदर भीख मांग। अब देखो यहाँ पे सबका वर्णन जो है कर रहा है, कौन कैसा आया, तो वो बंदर जो है उनकी नकल करके बताता है। तो इसको भी ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। एक साइड में ऐसे लिख करके इसका आगे ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग।
कहाँ तक आए? हाँ, बंदर लाठी से बंदूक चलाता है। फिर आगे कहता है और कैद कर लिया था। ओहो, और बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था? तो बंदर पेट बजाता है, यानी भूखमरी आई थी, है ना। बंदर पेट बजाता है और कमज़ोरी का अभिनय करता है। अकाल पड़ गया था बंगाल में। बंदर लेट जाता है। लोग बाग भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालत है। बंदर फिर पेट बजाता है। वही हाल जो है अब हमारा है ना। बंदर फिर पेट बजाता है। कहता है फिर हमारे को क्या करना चाहिए। तो बंदर लोगों के पास जाता है और पैरों पर सर रख कर लेट जाता है। सलाम करो। बंदर सलाम करता है। लोग खिसकने लगे हैं। अब देखिए ककड़ी वाला फिर से आता है। इस कंदरे की ककड़ी दमड़ी की 4-4। लड्डू वाला बाबूजी धेले की 6-6 धेले की 6-6। फिर ये अपने जो बेचते हैं। तरबूज वाला कहता है गर्मियों की जान तरबूज ठंडा तरबूज। मदारी कहता है सलाम करो। मदारी अपने बंदर से कहता है सलाम करो। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। ककड़ी वाला कहता है उसी आदमी से ताज़ा ककड़ियाँ। हाँ, ताज़ा ककड़ियाँ खा के देखिए साहब। हरी भरी कुरकुरी रेशम की तरह मुलायम गन्नी सी मीठी ककड़ियाँ। आदमी चला जाता है। मदारी गुस्से से झपटता है और ककड़ी वाले के हाथ से कटोरा छीनकर फेंक देता है। ककड़ियाँ सड़क पर बिखर जाती हैं। मदारी वाला बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला। हम एक लकड़ी देगा तो ककड़ी वकड़ी सब भूल जाएगा। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, मदारी वाले में ककड़ी वाले में। ककड़ी वाला कहता है बंदर कहीं का। मदारी के वाला कहता है अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा। साला आया ककड़ी बेचने, ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। लड्डू वाला फिर कहता है मदारी की तरफ बढ़कर अरे क्या बात है, काहे को लड़ रहे हो। फिर तरबूज वाला कहता है कि मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी वाला कहता है कि हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाला कहता है मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी वाला कहता है कि ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। ये अपनी ककड़ी बेचता तो सब लोग इधर आ जाते हैं, है ना। फिर लड्डू वाला कहता है क्यों, तू खुद ही अपनी कमाई के ठीकरे में छेद करने पर तुला हुआ है। तेरा आदमी भला हुआ क्या भगाएगा। जानता नहीं आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। ये तरबूज वाला कहता है भगवान झूठ ना बुलाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है हमने। फिर मदारी वाला कहता है कि अभी वो आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसी बीच तूने अपनी ककड़ी घुसेड़ दी। लड्डू वाला कहता है अच्छा बस जाओ अपना रास्ता लो। मदारी वाला कहता है रास्ता तुम्हारे बाप का है। फिर लड्डू वाला कहता है कि अबे मुंह संभाल के बात कर, समझा। मदारी वाला कहता है बड़ा लाट साहब आया है। तरबूज वाला मारो साले को। ककड़ी वाला दाएं कोने से लोगों के पास खाने को तो पैसे नहीं, इनका बंदर देखने के लिए पैसे देंगे। फिर लड्डू वाला कहता है कि बच्चों खाल खींच कर रख दूंगा, क्या समझता है। तरबूज वाला कहता है चल निकल यहाँ से। मदारी वाला बाएं कोने से वाह रे आगरा क्या औंधा शहर है, चला जाता है। फिर ककड़ी वाला कहता है हरामी पिल्ला फकीर आते हैं। फिर जो है फ़कीर आते हैं। फ़कीर आता है कहता है पूछा किसी ने यहाँ किसी कामिल यानी पूरे पहुँचे हुए। पूछा किसी ने कामिल फ़कीर से ये मोहरे माह यानी सूरज चाँद। मोहरे माह यानी सूरज चाँद। क्या अर्थ है मोहरे माह का? सूरज चाँद। कहता है कि फ़कीर से मोहरे माह हक ने बनाए हैं काहे के। वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज हैं। हम तो न चाँद समझे न सूरज हैं, जानते बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो। मेले की शैर ख्वाहिशे बागी चमन बनी, बाग और चमन में जाने की इच्छा। न हो भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन, न हो सच है कहाँ किसी ने कि भूखे भजन न हो अल्लाह की भी याद दिलाती है। रोटी कपड़े किसी के लाल हैं, रोटी के वास्ते लंबे किसी के बाल हैं। रोटी के वास्ते बांधे कोई रुमाल है, रोटी के वास्ते सब किफ्स यानी विचार और कमाल है। रोटी के वास्ते जितने हैं रूप सच ये दिखाई देते हैं। रोटियां अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। चलो ये फ़कीर जी कहते हैं। आगे जो है फ़कीर चले जाते हैं। उसके बाद रेवड़ी वाला, कौन है? रेवड़ी वाला कहता है गुलाबी रेवड़ियाँ मेरी रेवड़ियाँ हैं तर,
बाबू लेते जाना घर, खाना 4 या मिलाकर गुलाबी रेवड़ियाँ। तो रेवड़ियाँ जो बेच रहा है उसकी रेवड़ियाँ किस कलर की हैं? तो गुलाबी रंग की हैं। अब जो है कनमौलिया कहता है 1 छदाम के 2 काम, दांत साफ करो। ये जो अपना बोलता है। आगे चलते हैं। तरबूज वाला ठंडी तरबूज, फिर लड्डू वाला वही बोलता है ढेले की 6 बर्फ़ वाला जो है मलाई की तरह बर्फ़ बताता है। फिर चने वाले को देखते हैं। कहता है चना ज़ोर गरम, बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम। आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना या खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता, आकर खावे चने ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता चना ज़ोर गरम। तो ये चना ज़ोर गरम ये पंक्तियाँ देकर पूछा जाएगा तो आप लोग जो है अंधेर नगरी में भी चना ज़ोर गरम बाबू मैं चना ज़ोर गरम ऐसे लाइन जो है अंधेर नगरी में भी है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पूरे लाइन को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये चने वाले का है। आगे बढ़ते हैं। ककड़ी वाला कहता है कि अरे वाह मेरे यार क्या सूझी है। लड्डू वाला अबे कालिए क्या सूझी। ककड़ी वाला कहता है बिल्कुल नई बात। फिर लड्डू वाला कहता है आत्महत्या की तो नहीं सूझी। ककड़ी वाला कहता है आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। फिर तरबूज वाला कहता है कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हम भी तो सुने। ककड़ी वाला कहता है जो सोच नहीं सकते उसे समझ नहीं सकते। लड्डू वाला के जोर लगा के देखेंगे। ककड़ी वाला कहता है अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। तरबूज वाला कहता है बंदर नचाने वाले हो क्या भैया। फिर लड्डू वाला कहता है बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएगा, खुद नाच नाच कर ककड़ी बेचेगा, है ना। फिर तरबूज वाला कहता है क्या बात है, हमको बता दोगे तो जात में फ़र्क आ जाएगा क्या भैया। तो ककड़ी वाला कहता है व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसा। फिर लड्डू वाला कहता है कि बड़ा 30 मार खा बनता है, बताता क्यों नहीं, क्या बात है। ककड़ी वाले का हाथ पकड़ लेता है कौन, लड्डू वाला। फिर ककड़ी वाला कहता है नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे। लड्डू वाला कहता है अबे कालिए कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूँ। ककड़ी वाला कहता है गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं तो तेरी, हाँ दोनों लड़ाई होती है ना। ये लड्डू वाला कहता है अबे जबान संभाल कर बात कर, कदी आगरे की बोलचाल किसी घमंड में हो, बड़ा आया अफलातून। फिर दोनों में जो है जंग छिड़ जाती है, मतलब लड़ाई होती है। उसके बाद ककड़ी वाला कहता है आज हमको यही देखना है कि तेरी ककड़ी चलती है या मेरी, बड़ा सिकंदरे आजम बनकर आया है। लड्डू वाला कहता है कि मरने निकले कफन का टोटा, अबे क्यों हत्या देता फिर रहा है, 2 घूंसे ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूंगा। ककड़ी वाला कहता है कि अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना घोट दूँ। फिर लड्डू वाला कहता है पाव भर की हड्डियाँ पीस के धर दूंगा। ककड़ी वाला कहता है अच्छा तो आज तुझे भी कसम है या मेरी हड्डियाँ पीस कर धर देगा। फिर लड्डू वाला कहता है ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा। ककड़ी वाला कहता है अबे एक गुदा मारूंगा कि गुरबाबाद यानी तबाह, आगरे की बोलचाल है ये, ठीक है ना। गुरबाबाद मतलब होता है तबाह कर देना। कहता है तबाह कर दूंगा, मुंह गुद्दी में लग जाएगा, जवान कटकर गिर जाएगी, किसी ख्याल में हो। लड्डू वाला कहता है कि अबे कालिए तू अपनी बत्तीसी संभाल। तरबूज वाला कहता है अरे ये क्या कर रहे हो भैया। तरबूज वाला आता है कहता है अरे ये क्या कर रहे हो भैया। फिर लड्डू वाला कहता है कि माश यानी उड़द, माश का अर्थ क्या है, उड़द। माश के आटे की तरह अकड़े जा रहे हैं, यानी उड़द के आटे की तरह जो है अकड़े जा रहे हैं। ककड़ी वाला कहता है अबे मैं अकड़ रहा हूँ या तू। तरबूज वाला अच्छा यह दंगा बंद करो भैया। तरबूज वाला कहता है ये दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला कहता है अभी 4 ठाके ले जाएगा 4। तरबूज वाला कहता है अच्छा जाओ अब गुस्सा थूक दो। ककड़ी वाला कहता है तुम चुप हो जाओ समझे। लड्डू वाला कहता है तुम बीच में टांग मत लड़ाओ, मैं निपट लूँगा आज इस कालिए के बच्चे से। फिर तरबूज वाला कहता है कि अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेता और क्या। लड्डू वाला चुप हो जाता है, कहता है चुप। तरबूज वाला कहता है तुम समझते हो ज़रा आवाज़ उठाकर हर किसी को दबा लोगे।
फिर लड्डू वाला चुप रहता है, लड्डू वाला कहता है कि चुप रहता है कि तुझे भी दूँ एक। तरबूज वाला कहता है कि अजब हवन्नक, अजब हवन्नक यानी बुद्धू बौड़म, अजब हवन्नक है, अब ये क्या समझता है अपने आप को? लड्डू वाला तेरा बाप। फिर तरबूज वाला कहता है क्या कहा? फिर लड्डू वाला कहता है कि फिर कहूँ? तरबूज वाला कहता है अभी टांग पर टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा। लड्डू वाला कहता है बेटा कच्चे चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। बर्फ़ वाला कहता है अभी चुप रहो, कान खा लिया, जबान है कि दर्जी की तरह कैंची की तरह चलती जाती है। अब आता है लड्डू वाला। लड्डू वाला कहता है अभी तेरी भी शामत आई है, अच्छा तू भी आ जा मैदान में, इस कालिए के साथ तुझे भी धोबी पाट न दे मारा तो मेरा नाम नहीं। रेवड़ी वाला आता है, कहता है अबे क्यों तुम लोगों की खाल में लपटा आया है, चुपके हो जाओ। फिर ककड़ी वाला आता है, कहता है अबे पैतरों की बात हमसे ना करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफ दीन का तालीम के हैं। क्या कहता है ककड़ी वाला? अबे पैतरे की बात हमसे न करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफ दीन की तालीम के हैं, ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़न छू हो जाएगा, कसम है। कलाउड्डू आगरे की बोलचाल के निरर्थक शब्द हैं ये, कलाउड्डू। फिर लड्डू वाला जो है कहता है अबे शरीफुद्दीन की चिड़िया का नाम है, बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। ककड़ी वाला कहता है अब ज़्यादा बोल मत, नहीं तो समझ ले कि मेरी आँखों में भी खून सवार है। ये लड़ाई होती है इनमें, है ना। फिर लड्डू वाला कहता है अबे लामिया मेट कर दूंगा। चलो इसको अब नहीं पढ़ते, फिर यहाँ देखेंगे ककड़ी वाला। अभी देखें तो फिर जो है गुत्थम गुत्था हो जाती है, सब अपने अपने खमचे छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक्के और बाज़ार में लौंडे रेवड़ियाँ ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं। इधर लड़ाई होती है, उधर जो लोग रहते हैं वो जो है इनके सामान को लूटना जो है शुरू कर देते हैं। इससे आगरा और बढ़ता है और कुम्हार के एक दो बर्तन टूट जाते हैं। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। फ़कीर गाते हुए अंदर आते हैं। अब जो है फ़कीर गाते हुए अंदर आते हैं। फिर फ़कीर क्या कहते हैं? यह दुख वह जाने जिस पे की आती है, मुफलिसी कुछ नज़र नहीं रहती है, आन पर देती है वह अपनी जान, एक नान हर हार आन टूट पड़ता है। रोटी के ख्वान यानी थाल पर जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उत्तखान यानी हड्डी पर, वैसे ही मुसलिफ़ों को लड़ाती है मुफलिसी, एक दुख वह जाने जिस पे की जाती है मुफलिसी, जो अलहे फजल यानी प्रतिष्ठित लोग, अलहे फजल अलीमो फालिज धुरंधर विद्वान, फालिज का अर्थ है धुरंधर विद्वान कहाते हैं। मुल्फिस हुए तो कालमा, ये आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है। मुसलिफ हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की जाती है मुफलिसी, कैसा ही आदमी हो पर इफलास यानी गरीबी, इफलास का अर्थ है गरीबी के तुफैल यानी कारण बदौलत, जिसके कारण यानी बदौलत कोई गधा कहे उसे ठहरावे, कोई बैल पकड़ फटे तमाम, बढ़े बाल फैल मुँह खुश्क, दांत दर्ज बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनती है मुफलिसी। एक दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। तो इसमें जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ जो है लिखा हुआ है, उसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। फ़कीर द्वारा जो है कहा गया है। फिर फ़कीर चले जाते हैं। अब जो है बर्तन वाला, फिर बर्तन वाला आता है, ऐसे लड़े कि खूब लड़े, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाज़ार ऊपर से यह टूटा, मेरी 2 ठेलियाँ फोड़ दी,
ककड़ी वाला कहता है फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास, यहाँ तो यार खा के दिवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ियाँ बर्बाद हो गई और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया जिसमें से आधा साफ। फिर लड्डू वाला कहता है अबे कालिए तूने ही झगड़ा शुरू किया था, अब चुप बैठ रहा है। तरबूज वाला बस अब फिर से छिड़कानी मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा ना मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला कहता है एक सौदे को गुजरता देखकर मियाँ। सौदा कहता है क्या है मियाँ। ककड़ी वाला कहता है आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ककड़ी वाला जो है सौदा से कहता है आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सौदा कहता है फरमाइए। ककड़ी वाला क्या आप शायरी करते हैं। सौदा कहता है कि अभी तक तो तौफीक यानी सामर्थ्य, अभी तक तो सामर्थ्य नहीं हुई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तौफीक का अर्थ है सामर्थ्य, है ना। मगर आपका मतलब। ककड़ी वाला कहता है यूँ ही पूछ रहा हूँ। सौदा कहता है कि अजब पागलों से सबका पड़ता है चला जाता है। शायर हमजोली के साथ आता है। शायर रुक कर कहते हैं कि ये क्या खूब कहते हैं। न मिल मीर अब के अमीरों से तू हुए फ़कीर, उनकी बदौलत से हम। फिर हमजोली कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर जो है गाता है ये न मिल मीर अब के अमीरों से तू हुए फ़कीर, उनकी बदौलत से हम। तो हमजोली कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर ककड़ी वाला कहता है पास आकर कहता है कि सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ वाह, क्या कहने हैं मियाँ। मेरी भी एक ऐसी छोटी सी अर्ज़ है। शायर कहता है कि नहीं चाहिए भाई। ककड़ी वाला कहता है जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है, मगर ज़रा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए। शायर अमा क्या बात है। कहता है अमा क्या बात है। ककड़ी वाला कहता है सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपकी दुआएं दूंगा। अगर मेरी ककड़ियों पर आप माफ़ कीजिए, मुझे एक बात सूझी है। सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए धेले की बिक्री नहीं हुई। शायर कहता है कि मैंने अर्ज़ किया मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। ककड़ी वाला ने कहा मैं कब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही ले लीजिए। शायर कहता है दिख कर रखा है अमा, तुम क्या कहना चाहते हो, कहते क्यों नहीं। ककड़ी वाला कहता है मैंने सोचा कि गाकर ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिकेंगी। शायर बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला कहता है अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। शायर कहा लगाता है, यानी ककड़ी वाला चाहता है कि शायर जो है मेरे ककड़ी पे शायरी लिख दे। फिर शायर कहता है अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उत्साह से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। कसीदा का अर्थ है प्रशस्ति। हमजोली कहता है क्या बात है। शायर कहते हैं हमारी ककड़ियों पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज़ किया कि कहो तो उस्ताद जौक से कहकर इन नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवा दूँ। हमजोली कहता है बजा फरमाया अरे भाई उस्ताद जोक का नाम सुना है। ककड़ी वाला कहता है हम क्या जाने हुजूर, गंवार आदमी हैं। शायर कहता है बात तो बड़ी समझ बूझ कर करते हो, भला गंवार को ये कहाँ सूझेगी। फिर हमजोली कहता है कि बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करें तो ज़रे को आफ्ताब यानी सूरज बना दें। आफ्ताब यानी सूरज। आफ्ताब का अर्थ क्या होता है उर्दू में आफ्ताब का अर्थ क्या होता है, मतलब ये शब्द उर्दू है ना, तो इसका अर्थ है हिंदी में सूरज, है ना। ककड़ी वाला फिर कहता है अरे इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे। शायर कहता है क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। फिर ककड़ी वाला कहता है कि हमारी दरबार तक क्या पहुँच होगी मियाँ। शायर कहता है कहो तो हम पहुंचा दें। ककड़ी वाला कहता है कि आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हो। शायर कहता है कि भाई साफ बात है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर जब तक कोई पाए का शायर जो आजमाई न करे, हक अदा न होगा, और हम ठहरे नौमश्क यानी नौसीखिए। कहता है मतलब मैं नौसीखिया हूँ, इसलिए हमारे बस का तो यह रोग नहीं है।
फिर जो है हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर तरबूज वाला आता है शायर की तरफ बढ़कर और उसे रास्ते में रोक कर कहता है, तरबूज ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आँखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, ज़रा चख कर देखिए साहब ठंडा तरबूज। शायर कहता है, भाई देखो ये तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम अपने तरबूज पर किसी मियाँ, किसी मिर्ज़ा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवा लो, फिर अहे सुखान यानी अत्याचार की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। फिर हंसकर आगे बढ़ जाता है। फिर तरबूज वाला कहता है, तरबूज वाला दाईं तरफ से लड्डू वाले के पास जाकर कहता है, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से। फिर लड्डू वाला कहता है, अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी ककड़ी वकड़ी, नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज वाला कहता है, हाँ क्या। दोनों हंसते हैं। लड्डू वाला कहता है हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज ना बेचने लगे। तरबूज वाला कहता है, क्यों ना लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हमें भी नज़्म कहना, शेर लिखना शुरू कर दें, भूखा मरना ठहरना तो यूँ ही सही, क्यों भैया। आपस में बात करते हैं। फिर शायर आता है। फिर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए मुलाहिज़ा कीजिए, कहते हैं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त की। ये जो है शायर का जो है ये शायरी है, ठीक है। ये शायरी किसकी है, तो शायर की है। दिल्ली में आज भीख मिलती नहीं, उन्हें कल तलक दिमाग, उन्हें थी ताजो तख्त का। किताब वाला कहता है, अपनी मसनद पर बैठते हुए, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून यानी पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीन साहब पर। शायर कहता है, दम गनीमत समझिए, 80 के ऊपर उम्र होने को आई है। उसके बाद जो है हमजोली कहता है, और फिर क्या क्या ज़माने देखे हैं मीर साहब ने, इसी शहर के अजीब में बेवफाई देखी है, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी कि एक ज़माने में सुखदानों और बाकमालों की मजवाओं मला, जहाँ सब कुछ हो थी, दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगाहों, रुहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबर्द अत्याचार देखी। दस्तबुर्द का अर्थ होता है अत्याचार, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखा कि दिल्ली के खून के दरिया रवा हैं और इंसान के सर कटे कटोरों की तरफ फैल रहे हैं। अपना घर लाखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने, ऐसा कि बुझाया न गया, सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नसीन हैं और फिरंगियों के गारत गरी यानी तबाही देख रहे हैं। अब लखनऊ में हैं और फिरंगियों की जो है तबाही देख रहे हैं। अब जो है किताब वाला कहता है, सच कहते हैं भाई, अजब गार्दिशों का ज़माना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सल्तनत मुगलिया नहीं है, एक कवि हैकल यानी बहुत ताकतवर भारी भरकम। कवि हैकल का अर्थ है बहुत ताकतवर भारी भरकम शेर बबर हैं, जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया, और इस जख्मों से चूर व लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए और ठोंगे मार मार कर उसकी टिक्का बोटी कर रहे हैं। और वह शेर है कि न तो उसे कहारने को मोहलत है और न मर जाने का यारा। ठीक है, बोर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बोर नहीं लगना चाहिए क्योंकि अच्छा नाटक है। और हमारे सिलेबस में है, तो हमें बोर लगे या कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नाटक नहीं है, तो इसलिए 9/9 हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 1 घंटा लग सकता है ना। चलिए, अब जो है शायर कहता है, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह यह आप ही का हिस्सा है, एक जवान और यह अंदाज़े गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। फिर किताब वाला कहता है, आप हजरत को सोहबत का नतीजा है और क्या। हमजोली कहता है, आप दोनों कसर नफसी विनम्रता, कसर नफसी का अर्थ है विनम्रता, आप दोनों
जो है विनम्रता से काम ले रहे हैं। शायर किताब वाले के पास बैठ जाता है। शायर किताब वाले के पास बैठता है और कहता है हमारी कसर नफ्सी यानी विनम्रता कह लीजिए या अपने हुस्ने जन यानी अच्छी धारणा। बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन हफम यानी कविता समझने वाला। सुखन हफम का अर्थ है कविता समझने वाला, ठीक है, जो कविता समझने वाला हो। किताब वाला कहता है कि और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के कंधे पर हाथ रखकर हर कसो नाकस का अर्थ है कोई भी आदमी के अशआर छापना हमारा पेशा नहीं है। हमजोली कहता है शायर से कि आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर साहब शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के एक ही तकलीम यानी पूर्णता को पहुंचाता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाएं। किताब वाला कहता है कि लीजिए आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हमजोली कहता है तसाहुल मानी सुस्ती, ठीक है, कहता है तसाहुल शायर जो ठहरे यानी सुस्ती शायर जो ठहरे। शायर कहता है कि घर की बात थी सोचा किसी वक्त मसविदा आपके सिपुर्द कर दूंगा कि जो जी में आए कीजिए। किताब वाला कहता है गजब न कीजिए साहब मसविदा कल ही मेरे पास पहुंचा दीजिए। फिर फ़कीर आते हैं, कहते हैं जो खुशामद करके खल्फ उसे अदा राजी है। सच तो यह कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए और न हो तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अंबिया यानी संतजन औलिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्फ उसे अदा राजी है ना। इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे इतिहास तक ज़्यादा। फिर फ़कीर जो है चले जाते हैं। फिर किताब वाला कहता है आप साहबान के तशरीफ़ लाने से पहले वह सोरे क़यामत बरपा हुआ है। इस बाज़ार में तो तौबा ही भली। शायर कहता है क्यों। फिर किताब वाला कहता है बस कुछ रज़ीले यानी नीच लोग। रज़ीलों का अर्थ है नीच लोग। कुछ नीच लोग में आपस में तू मैं शुरू हो गई। बात में अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया और लूटपाट मच गई। फिर शायर कहता है आपकी दुकान पर तो आँच नहीं आई। किताब वाला कहता है गलीमत समझिए अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं। हमजोली क्यों रद्दी में बेची जा सकती है। किताब वाला हंसते हुए एक ककड़ी वाले ने शरारत शुरू की थी। फिर शायर कहता है अरे वही साहब जो वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। किताब वाला जी हाँ। शायर कहता है अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेर लिखने की दरख्वास्त की थी। किताब वाला माशा अल्लाह। किताब वाला कहता है माशा अल्लाह। फिर हमजोली कहता है साहब क्या यह मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे। शायर कहता है मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्ज अंगेज तस्वीर नहीं तो क्या। परंगदा रोज़ी परंगदा दिल रोज़ी बिखर गई है। दिल परेशान हो उठा है इस एक फ़िक्रे में एक दफ्तरे नाही पिन्ना में छुपा हुआ है। फिर हमजोली कहता है कि नहीं साहब यह तो उन्हें जाति परदंगा हाली यानी परेशानी का रोना आया है। कहता नहीं साहब यह तो उन्होंने जाति का रोना रोया है। शायर बात काटकर दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। शायर कहता है कि दुनिया भर का ठेका ले रखा है। फिर हमजोली कहता है जी नहीं मेरा मतलब यह था कि शायद गज़ल की सिर्फ यानी विधा में वह वशुवत का अर्थ है व्यापकता नहीं कि उसमें हर मजनूम और हर ख्याल नज़्म किया जा सके। शायर कहता है आप सुवराए ईशान और असाजायत हिंद यानी ईरान के शायर और हिंदुस्तान के उस्ताद की सदियों की रिवायतें पर हमला कर रहे हैं। गज़ल जैसी हसीन चीज़ दुनिया के किस अदब में पाई जाती है। फिर हमजोली कहता है मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो यह कहता हूँ कि उसमें इतनी गुंजाइश नहीं। शायर कहता है जो चीज़ गज़ल में नहीं कह सकते कसीदे में कहिए। हमजोली कहता है कसीदे में बादशाहों की तारीफ़ के सिवा और क्या कहिएगा।
फिर शायर कहता है मनसबी में तो कुछ कह सकते हैं। ककड़ी वाला कहता है तज़किरा नवीस वृत्तांत, तज़किरा नवीस यानी वृत्तांत लेखक है। तज़किरा नवीस कौन है? तो वृत्तांत लेखक है। कहता है ककड़ी वाला तज़किरा नवीस यानी वृत्तांत लेखक को आता देखकर साहब आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौंडा, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसी ज़मीन पर उड़ती खाक, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ़ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अर्ज़ सुन लीजिए। फिर तज़किरा नवीस जो है उस तरफ देखता है और त्योरी चढ़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तज़किरा नवीस किताब वाले की दुकान पर पहुंचकर कहता है सलाम अलैकुम। किताब वाला कहता है सलाम वालेकुम सलाम, आइए। मौलाना अपनी मसनद मौलाना को देता है और ख़ुद दुकान के सामने वाले स्टूल पर बैठ जाता है। मसनद यानी अपने जिस पर बैठा रहता है उसको दे देता है। शायर कहता है गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा था कि आप आएँ तो आपसे 2-4 शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाए और आपने उस बात का जवाब तक देना गवारा ना समझा। तज़किरा नवीस कहता है कि मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना चाहता। किताब वाला कहता है आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक इक्के पर हम सफ़र थे और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं ज़बान न बिगड़ जाए। तज़किरा नवीस कहता है साहब यही रवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद ज़मान और मेरी अबद को ज़िंदा रखेगी, वरना बर्बादी के कसर कौन बाकी रह गई है। अब देख लीजिए दिल्ली में जिस किस्म की ज़बान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ। साहब सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तर्जुमा आ गया है। किताब वाला कहता है जी हाँ साहब, जी हाँ शाह रफ़ीउद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है और अगर आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तर्जुमा दरकार है तो कुछ रोज़ इंतज़ाम कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में वह भी आ जाएगा। शायर कहता है तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। किताब वाला कहता है तरक्की का कह लीजिए या तनज़्ज़ुम यानी पतन। तनज़्ज़ुल का अर्थ है यहाँ पे पतन या अवनति। ठीक है, बहरहाल ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इल्ज़ाम के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फ़िरंगी है जो संस्कृत, फ़ारसी, उर्दू और दगीर हिंदुस्तानी ज़बानी में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम है। वहाँ इन ज़बानों में दर्स यानी शिक्षा दिया जाता है और अब सुना है कि मुशायरे भी वहीं मुनक़द आयोजित होते हैं। फिर शायर कहता है कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुला है जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और कीमिया और तबीयत यानी रसायन और भौतिक शास्त्र। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ है तीमिया और तबीयत का अर्थ है रसायन, और तीमिया का अर्थ है रसायन और तबीयत का अर्थ है भौतिक शास्त्र पर दर्ज किए जाएंगे। किताब वाला कहता है कि बुफरी इल्हाद यानी नास्तिकता, कहता है बुफरी इल्हाद का दौर है। इस दौर के बदल देने के लिए बखुदा जिसे मुजाहिद का अर्थ है धर्म या योद्धा, जिहाद करने वाला की ज़रूरत है। फिर ज़माना दर्दमंद हो शायद बहुत है मगर मुजाहिद कोई नहीं। फिर जो है हमजोली कहता है ज़माने की ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना बल्कि इंसान की है, इंसान कहीं नज़र नहीं आता। शायर जो है खड़ा होकर कहता है तो हम लोग क्या जानकर हैं, सब हंस देते हैं। शायर बैठ जाता है। फिर हमजोली कहता है दरसो दसरीस यानी अध्ययन अध्यापन। दरसो दसरीस का अर्थ है अध्ययन अध्यापन का यह नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, मेरा यकीन है कि इंसान भी यहीं से पैदा होंगे। वैसे भी सारे ज़माने की लूटपाट मची हुई है, जिसे देखो अपनी बेरोज़गारी का रोना रोता है। और इन नए कॉलेजों में कम से कम यह तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोज़ी का हिला निकाला जाएगा। किताब वाला जो है तज़किरा नवीस से कहता मेरा तो ख्याल है कि मौलाना आपकी इस तसनीफ़ात यानी कृतियाँ
शर्दो हमी यानी कुरान की व्याख्या तथा पैगंबर की कही हुई बात। तस्वीरों तकनीर यानी आलोचना और समीक्षा। तस्वीरों यानी तकनीर का अर्थ है आलोचना और समीक्षा। और तज़किरा नवीसी में कुछ लो नहीं धरा है, अब तो आप भी कुछ नए रास्ते निकालने पर फिक्र कीजिए। ठीक है ना, यहाँ से छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं। ग्राहक होगा यहाँ पे। तज़किरा नवीस के किताब वाला समझकर साहब मुंशी मिर्ज़ा मेहंदी का नादिरनामा होगा आपके यहाँ। किताब वाला इजार बंद बांधता हुआ बाई तरफ से तेज़ी से अंदर आता है। एक मिनट, यहाँ से देखेंगे। शोधा ये दिल आराम जय सीताराम, ये कौन बोलता है? ये दिल आराम जय सीताराम। फिर बेनज़ीर मुस्कुराकर क्या चाहते हो? शोधा अर्ज़े हाल, बेनज़ीर फरमाओ बेनज़ीर। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बीच में इम्पोर्टेंट नहीं था, ये उसको मैंने छोड़ दिया। शोधा कहता है श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। ये छोड़िए इसको, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे चलेंगे। इसको भी छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे, है ना, इसको रहने दीजिए, देते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो है हिजड़े गाते हैं, है ना, हिजड़े गाते हैं, यहाँ पे गीत है। यहाँ पे थे घर को ग्वालिनों के घरे घर जा बजा, जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा। माखन मलाई दूध जो पाया सो खाया, खा लिया, कुछ खाया कुछ खराब किया, कुछ गिरा दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। घर चोरी करते आई ग्वालिन कोई, है ना, ये गीत है। इस गीत को आप लोग हिजड़ा गाते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे दरोगा आता है किताब वाले की दुकान पर, कहता है मौलाना किनारी बाज़ार में यह दंगा फसाद किस बात पर हुआ है? तो किताब वाला खड़ा होकर कहता है तस्लीमात अर्ज करता हूँ अजी दरोगा साहब, यह तो आए दिन की बात है, कोई ना कोई हंगामा शहर में होता रहता है। कुजड़ों में लड़ाई हो गई साहब, और क्या? फिर दरोगा कहता है अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों के पास आपस में बहुत सा झगड़ा हुआ है इसी चौराहे पर। किताब वाला कहता है अजी वह एक ककड़ी बेचने वाले की सब शरारत थी, दुकानदार बेचारे मुफ्त में पीसे। इसे बातचीत होती है, दरोगा जो है इंक्वायरी करता है यहाँ पे। यहाँ से ये छोड़ देते हैं। पंसारी का देखेंगे। कहाँ है मियाँ नज़ीर? शहर में अंधेर हो गया, उनसे कहो कि इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें, बैठे बिठाए हम लोगों पर एक रुपल्ली जुर्माना न हो गया हो। इसको भी छोड़ देते हैं, है ना। मैं इसलिए पढ़ी कि बहुत टाइम 2 घंटे लग जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये उतना महत्वपूर्ण है भी नहीं, फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। यहाँ से देखेंगे, हाँ यहाँ से देखिए। शोधा जो है ए गुल अंदाम का अर्थ है फूल जैसी। दिल आराम फरीजाद सनम वकायदा अतारुफ हो चुका है, अब कुछ सुनाओ। बेनज़ीर जो हुक्म क्या सुनाऊँ? ये भी मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए। ये बेनज़ीर गाती है, ये इस गीत को आप लोग याद रखिएगा। बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेअकल चंचल चटकीली सी दिल सख्त क़यामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी, है ना। ये गीत जो है बेनज़ीर गाती है, तो ये किस गीत को आप लोग याद रखिएगा, पूरे गीत को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है।
गाने के दौरान दरोगा भी आ जाता है। बेनज़ीर इशारे से सलाम करती है। दरोगा जीती रहो बैठकर कहकर बैठ जाता है। शोधा कहता है, वाह वाह, कैसी अच्छी आप बीती सुनाई है। यह मियाँ नज़ीर भी अजब करिश्मे के आदमी हैं। क्या आपके यहाँ उनका आना जाना है? बेनज़ीर कहती है, जी हाँ, लेकिन इधर एक मुद्दत से तशरीफ़ नहीं लाए हैं। क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई? शोधा कहता है, नहीं साहब, पर उनकी एक चीज़ सुनकर मुलाकात ही ख्वाहिश पैदा होती है। खैर इस वक्त तो उनकी मुलाकात आगे सारी दुनिया के लिए हेच है। लोग इशारा पाकर उठ रहे हैं। दरोगा बेनज़ीर को एक तरफ बुलाता है। दरोगा कहता है कि ज़रा एक बात सुनो, क्या अंदर जाने की इजाज़त नहीं? बेनज़ीर कहती है कि सर आँखों पर, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत नासाज नहीं है, यानी ठीक नहीं है, ठीक ना। तो फिर बेनज़ीर, कल तशरीफ़ लाइएगा ज़रूर। दरोगा कहता है, मैं तो अभी चाहूँगा। बेनज़ीर कहती है कि ये ऐसी क्या ज़बरदस्ती है दरोगा साहब, इस वक्त इसका मौका नहीं, फिर कभी तशरीफ़ लाइएगा। दरोगा जो है, मुझे चराती हो? कहता है, मुझे चराती हो? यह कौन रुसाइयाँ यानी कलमुहा प्रतिद्वंदी बैठा है, इशारा करो तो धक्के देकर निकलवा दूँ। शोधा उठते हुए, अम्मा यह क्या ये बकबक है। दरोगा, क्या आप जाते शरीफ यानी सज्जन, जाते शरीफ का अर्थ होता है सज्जन है, कोई नई चिड़िया मालूम होती है बरखुदार। अब तुम हमें पहचानते नहीं हो? शोधा कहता है, भाफ रहा हूँ, मौका दीजिए तो अभी पहचानने लेता हूँ। आइए हो जाए दो हाथ। खैर छोड़ दीजिए इसको। ये फ़कीर गाते हैं, ठीक है, फ़कीर गाते हुए जो आते हैं, पैसे ही का अमीर से दिल का ख्याल ही पैसे ही, ठीक है ना। तो इस गीत को आप लोग लिख लीजिएगा, 2-4 लाइन लिख लीजिएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ककड़ी वाले इस गाने के दौरान अंदर आता है और पीछे खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अरे पतंग वाला जो है, अम्मा यार यहाँ बैठे बिठाए अच्छी चपत पड़ी है। मैं गया मियाँ नज़ीर के साथ तैराकी का मेला देखने जो है, मियाँ नज़ीर के साथ कौन गया रहता है? तो पतंग वाला गया रहता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दुकान पर जुर्माना हो गया है। बर्तन वाला कहता है कि तुम कह देना मेरी दुकान बंद थी, गवाह मौजूद हैं, मैं गवाही दे दूँगा। पतंग वाला कहता है, कौन सुनता है मियाँ तुम्हारी दाद फरियाद। तस्कीरा निवास जो किताब वाले की दुकान पर बैठाता है, कहता है, यह आए देखिए, दाढ़ी लगाए सनकी सी, दोनों हंसते हैं। बर्तन वाला जो है पतंग वाले के पास बर्फ़ी लेकर आता है। लो बर्फ़ी खाओ थोड़ी सी, बहुत मीठी है और चिपकता है। बर्तन वाला जो है पतंग वाले के पास बर्फ़ी लेकर आता है। लो बर्फ़ी खाओ। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक ना। तो जितना महत्वपूर्ण था मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, गीत वीत जो भी था मैंने बताया, ठीक है। इसका PDF दे दूँगी मैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा लास्ट का, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और 2 घंटे की क्लास मुश्किल है, ठीक है। तो यहीं पे क्लास जो है समाप्त करते हैं। इसका PDF दे दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा जो है इसका PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए।